Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year. I hope you all are fine. It's Miss Hafsa Zahid here and it's an honor for me to join you again. May Allah help us to continue our studies with these online classes and give us success in this regard. So let's start. Students, we are going to start chapter number 5 of our book, which name is Atomic Structure. As we have studied in the previous classes that what is atomic structure, जैसे कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था atomic structure के बारे में, that the atom consists of subatomic particles such as electron, proton and neutrons. तो चैप्टर नंबर 9 क्लास 9th के अंदर भी हम लोगों ने जब स्टडी की थी तो तब हम लोगों ने ये देखा था कि सबसे पहले ये कंसिडर किया जाता था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फर्दर स्टडीज़ के बाद पता चला कि दैट एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच मे रेंज फ्रॉम 100 to thousands आल्सो. सो पहले अगर हम लोग पिछले अपने नॉलेज को थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने इसी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, जहाँ से एटम की डिस्कवरी का स्टार्ट हुआ था. तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी हमने देखा था कि एटम्स वर कंसीडर टू बी अल्टीमेट पार्टिकल्स विच कुड नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, कि हम एटम को मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन फिर फर्दर स्टडीज़ के बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने डिफरेंट आइडियाज़ दिए, डिफरेंट डिस्कवरीज़ दी, तो उससे सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपेयर होना शुरू हो गए थे. तो हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिक वो एक्सपेरिमेंटल वर्क्स पढ़ने हैं जिससे इन एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया था, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. सबसे पहले डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो वर्किंग की थी हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. देन हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. फिर मतलब कि एटम से रिलेटेड ही हम लोगों ने सब कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, इसलिए इस चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को सबसे पहले डिस्कस किया जाता है. तो सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम कैथोड रेज भी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड कैथोड रेज. सो कैथोड रेज इनको क्यों कहा जाता है, ये हम जब इस एक्सपेरिमेंटल वर्क की सारी स्कीम देखेंगे और पूरा एक्सपेरिमेंटल वर्क देखेंगे तो उससे आपको आइडिया होगा. तो सबसे पहले हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं कि क्या अरेंजमेंट थी अपरेटस की जिससे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया था. सबसे पहले एक ये आपको पास डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा कि एक ग्लास ट्यूब ली गई है. ग्लास ट्यूब, इसको हम लोग गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं. इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स थे, जिनमें से एक ने एज ए कैथोड काम किया और दूसरे ने एज ए एनोड. देन दीज एनोड्स आर कनेक्टेड विद सम सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज. फिर इन इलेक्ट्रोड्स को किसी हाई वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच किया गया था और फिर अटैच करने के बाद इस डिस्चार्ज ट्यूब को एक गैस से फिल किया गया था और फिर इस डिस्चार्ज ट्यूब को वैक्यूम पंप से अटैच किया गया था. क्योंकि डिफरेंट प्रेशर पर स्टडीज़ की गई थी, तो प्रेशर को डिफरेंस करने के लिए या प्रेशर वेरी करने के लिए इसको वैक्यूम पंप से अटैच किया था. क्योंकि वैक्यूम पंप के ज़रिए हम इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं. तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लो प्रेशर पर स्टडी करने के लिए इसको वैक्यूम पंप के साथ अटैच किया गया था. तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट है सारी. सिंपल एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है, उसके अंदर गैस को फिल किया है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं और उन दोनों को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है और एक इसके अंदर वैक्यूम पंप अटैच कर दिया है. फिर क्या किया था साइंटिस्ट ने, ऑब्ज़र्व किया डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर ऑब्ज़र्व किया और फिर उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी वो ये थी कि करंट जो है डज़ नॉट फ्लो थ्रू द गैस एट ऑर्डिनरी प्रेशर इवन एट हाई वोल्टेज ऑफ 5000 वोल्ट्स. के करंट जो है वो लो प्रेशर के ऊपर हाई वोल्टेज के ऊपर भी ऑर्डिनरी प्रेशर पे फ्लो नहीं करता. मींस के
आम रूटीन के अंदर जो प्रेशर होता है, एयर का जो प्रेशर है, उसके ऊपर अगर हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसके ऊपर वो नहीं फ्लो करता। व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज़ रिड्यूस, लेकिन जब उस ट्यूब के अंदर प्रेशर कम करते हैं, आप देखें मैंने आपको बताया था कि इसके साथ वैक्यूम पंप अटैच करते हैं, उसका मकसद यही होता है कि इसके अंदर से इसका प्रेशर रिड्यूस करना है। ठीक है, उन्होंने प्रेशर रिड्यूस किया तो फिर क्या हुआ कि 5000 से 10,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस हुआ था और ट्यूब के अंदर एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया, ऑर्डिनरी प्रेशर के ऊपर करंट को फ्लो करवाया गया तो उसमें से करंट नहीं गुजरा। फिर प्रेशर को कम किया और 5000 से 10,000 वोल्ट करंट अप्लाई किया गया तो उससे गैस के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया और ट्यूब के अंदर एक ग्लो पैदा हुआ था, ग्लो प्रोड्यूस हुआ था। व्हेन द प्रेशर इज़ रिड्यूस फर्दर टू अबाउट 0.01 टॉर, उसके बाद फिर प्रेशर को मज़ीद कम किया गया। कहाँ तक कम किया उसको, 0.01 टॉर तक। द ओरिजिनल ग्लो डिसअपेयर, तो क्या हुआ कि उसके अंदर से ग्लो डिसअपेयर हो गया। सम रेज आर प्रोड्यूस विच क्रिएट फ्लोरिसेंस ऑन द ग्लास वाल ऑपोजिट टू द कैथोड। क्या हुआ कि जो ग्लो था वो ख़त्म हो गया और कुछ उसके अंदर से रेज निकली जिन्होंने कैथोड से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ग्लास के ऊपर फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस की थी, थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस की थी। ठीक है, दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज, उन रेज को हम कैथोड रेज कहते हैं क्योंकि ये कैथोड से निकल के जाती हैं और कैथोड से ऑपोजिट वाल के ऊपर जाके ये फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज, इनको हम कैथोड रेज कहते हैं। द कलर ऑफ ग्लो और द फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस्ड ऑन द walls ऑफ द ग्लास ट्यूब डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ गैस। ये अब आप लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ये भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लास की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस ग्लो का कलर क्या होगा और कितनी फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा इसमें से एक क्वेश्चन ये बनता है, हम लोगों ने पिछली स्लाइड के अंदर देखा है कि कितना वोल्टेज अप्लाई करना है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमने करंट का कितना वोल्टेज अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, और वो दो चीज़ें ये हैं कि इसके अंदर आप लोगों ने जो ट्यूब यूज़ किया है उसकी लेंथ कितनी है और इसके अंदर प्रेशर कितना यूज़ किया है। ठीक है, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितना वोल्टेज अप्लाई करना है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से ये आ सकता है कि कलर जो है उस ग्लो का क्या होगा या किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ग्लास की कंपोजिशन के ऊपर। ठीक है, तो ये इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद करना है कि कितना वोल्टेज के ऊपर कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया था, 5000 से 10,000 वोल्ट अप्लाई किया गया था। फिर प्रेशर को कितना रिड्यूस किया गया था, 0.01 टॉर तक प्रेशर को रिड्यूस किया गया था। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। अब इस तरीके से कैथोड रेज डिस्कवर होगी। हमने सबसे पहले उसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखी और फिर देखा है कि साइंटिस्ट ने किया क्या था। साइंटिस्ट ने पहले नॉर्मल प्रेशर पे करके देखा, फिर प्रेशर को कम करते गए, वोल्टेज वेरी करके देखा तो पता लगा कि कुछ रेज कैथोड से निकल के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो ग्लो या फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं। उनको साइंटिस्ट ने कैथोड रेज का नाम दे दिया। अब उसके बाद फिर उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट तरीके से साइंटिस्ट ने पढ़ी थी। तो साइंटिस्ट ने डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस की थी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशंस की थी जिससे कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले अगर हम कैथोड रेज के अंदर देखें जो उसकी पहली प्रॉपर्टीज़ है, पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कवर हुई वो ये थी कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब नेगेटिवली चार्ज होती हैं, इसको कैसे डिस्कवर किया गया या इसको कैसे डिटेक्ट किया गया, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था 1895 के अंदर, जे पेरिन नाम था जिसका। उसने ये देखा कि जब मैग्नेट के पोल्स के अंदर से इन कैथोड रेज को गुजारा जाता है तो उन नेगेटिव पार्टिकल्स जो से होती हैं ना वो मतलब कि उसने ऐसा किया था कि उसने इस ग्लास ट्यूब के लास्ट पर ना एक वो लगाई थी, हम यूँ कह सकते हैं कि एक प्लेट लगाई थी, उसके ऊपर 3 पॉइंट बनाए थे। ठीक है, अब एक स्ट्रेट पाथ में उसने पॉइंट बनाया था, उसको उसने पॉइंट 1 का नाम दिया था, एक 1 से थोड़ा नीचे उसको 2 का नाम दिया था और एक 1 से थोड़ा ऊपर उसको उसने 3 का नाम दिया था। जब उसने देखा कि जब मैग्नेट के पोल्स के अंदर से गुजारते हैं तो ये जो रेज होती हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट था, उसने 1897 में जे थॉमसन ने काम किया था और उसने ये कहा था कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये रेस डिफ्लेक्ट करके
ऊपर की तरफ जाती हैं। पहले जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी तो नीचे की तरफ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। फिर ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इकट्ठी अप्लाई की जाती हैं तो रेज स्ट्रेट जाती हैं और वन पॉइंट के ऊपर जाके स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई थी तो पॉइंट 3 पर ये डिफ्लेक्ट की थी, मतलब कि ऊपर की तरफ गई थी और ऊपर वाली साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल था। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बैटरी या वोल्टेज सोर्स के ज़रिए की जाती है जिसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हुई हैं, इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं, ठीक है। इस तरीके से डिस्कवर किया गया कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स हैं, 3, 1 और 2। अब आप देखें कि जब जे पेरिन ने 1895 के अंदर काम किया तो उसने जस्ट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी और उसने ये देखा कि रेस रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं पॉइंट 2 की तरफ। फिर जे थॉमसन आया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और देखा कि रेस रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं पॉइंट 3 की तरफ। लेकिन फिर जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई की गई तो देखें, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने नीचे जाना था, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने ऊपर जाना था। तो दोनों के इफेक्ट को कैंसिल करते हुए वो सीधी जाके गुजरी, सीधी जाके स्ट्राइक की, वन पॉइंट पर जाकर ये स्ट्राइक की, ठीक है। बाकी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देखें पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई थी तो ये रेस 3 पर जाकर स्ट्राइक करती हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। तो इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो थॉमसन ने ही ये बात हमें बताई थी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इस वजह से इनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी इनकी ये थी कि दे प्रोड्यूस अ ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वाल्स ऑफ ग्लास ट्यूब, कि ये जब ग्लास ट्यूब के साथ स्ट्राइक करती हैं तो ये ग्रीनिश फ्लोरेसेंस, मतलब कि ग्रीन कलर का थोड़ा सा ग्लो देती हैं। आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द रेयर अर्थ एंड मिनरल्स व्हेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दीज रेज एलुमिना ग्लो रेड एंड टिन स्टोन येलो। फिर वो कहते हैं कि अगर हम इनके रास्ते के अंदर कोई रेयर अर्थ मैटर रख दें तो इनके ग्लो का कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जिसमें से इन्होंने 2 की एग्जांपल दी है कि एलुमिना के साथ ये रेड कलर का ग्लो देती हैं और टिन के साथ ये येलो कलर का ग्लो देती हैं। फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इनकी ये थी कि ये अगर इन रेस के पाथ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर से लाइट पास नहीं कर सकती, ठीक है, जिसके अंदर से रेस पास नहीं कर सकती, उसको ओपैक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कि अगर कोई ओपैक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रख दिया जाता है तो ये उसका शार्प शैडो बनाती हैं, ठीक है, तो ये उसका शैडो बना देती हैं। इससे क्या पता चलता है कि ये लाइंस जो सी हैं वो स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करती हैं। जैसा कि देखें इस पिक्चर के अंदर ये प्लस के साइन से शो करवाया गया कि इनके रास्ते के अंदर ये प्लस का साइन रखा गया था तो इन्होंने सामने स्क्रीन पर प्लस साइन का एक शैडो दे दिया था। तो इससे क्या पता चलता है कि ये रेस जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती हैं। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर इनके रास्ते के अंदर कोई भी हम पैडल रख दें या कोई भी ऐसी चीज़ रख दें जो सर्कल कर सकती है या जो चीज़ घूम सकती है तो ये उस चीज़ को मूव करवाती हैं, ठीक है। दीज रेस कैन ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, दिस शो डैट दीज रेस पोजेसेस मोमेंटम। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट इज़ inferred that the cathode rays are not rays but material particles having a definite mass and velocity। अब देखो जब इनके रास्ते के अंदर वो पैडल रखा जाता है तो इससे ये पता चलता है कि इनके पास मोमेंटम है, मैस है, वेलोसिटी है, तो वो किसी रेस की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो किसी ना किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी हैं, किसी ना किसी मटेरियल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर ये देखें यहाँ पर उनकी रेस के पाथ के अंदर एक सर्कुलर व्हील रखा गया है जिसको इन्होंने डिराइव कर दिया, मतलब कि उस सर्कुलर व्हील को इसने घुमा दिया था कैथोड रेज ने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक एन एनोड पार्टिकुलरली विद अ लार्ज एटॉमिक मास, ये एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन द मैटर एंड फॉर एग्जांपल व्हेन कैथोड रेज फॉर्म अ कनकेव कैथोड आर फोकस्ड ऑन द प्लैटिनम फॉइल इट बिगिंस टू ग्लो, कि कैथोड रेज जब मैटर के ऊपर फॉल करती हैं तो कैथोड रेज कनकेव कैथोड
प्लाटीनियम फॉयल के साथ तो वो ग्लो करने लग जाता है। फिर उसके बाद है कैथोड रेज कैन आयनाइज गैस, अगर हम इसके रास्ते में कोई गैस रख दें तो ये उसको आयनाइज कर देंगी। दे कैन कॉज केमिकल चेंज बिकॉज दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट, इन रेज के पास रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है तो ये केमिकल चेंज भी कर सकती हैं। कैथोड रेज कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉयल लाइक एलुमिनियम और गोल्ड फॉयल, कैथोड रेज जो है वो किसी भी थिन मेटल फॉयल में से फ्लो कर सकती हैं, उसमें से पास कर सकती हैं। 10th प्रॉपर्टी है द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ, ई ओवर एम मीन्स चार्ज टू मास रेशो, कैथोड रेज शो डैट दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इनकी मास टू चार्ज रेशो निकाली गई तो ये पता चला कि ये कैथोड रेज ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। J.J. Thomson conclude from his experiment that the cathode rays consist of stream of negatively charged particles. Stone named these particles as electrons. Thomson also determined the charge to mass ratio of electrons. He found that charge to mass ratio value remained the same no matter which gas was used in the discharge tube. He concluded that all the atoms contain electrons. ठीक है, अब E over M वैल्यू जब डिटेक्ट की गई तो वो इलेक्ट्रॉन साबित हुए। J.J. थॉमसन ने ये कहा कि ये जो कैथोड रेस है ना, ये रेस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है। और फिर इन स्ट्रीम्स को या इन पार्टिकल्स को स्टोने ने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था और थॉमसन ने इनकी चार्ज टू मास रेशो निकाली और उसने कहा कि चार्ज टू मास रेशो सेम रहती है। मतलब कि अगर हम कोई भी गैस यूज़ कर लें, अब डिस्चार्ज ट्यूब को हम लोगों ने गैस से फिल किया था ना, तो हम जो भी गैस यूज़ करेंगे तो इसकी चार्ज टू मास रेशो हमेशा सेम रहती है। इससे ये पता चला कि हर तरह के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।